नमस्कार। बात पति की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो कल दिल्ली में थे। लखनऊ से खास तौर से दिल्ली आए थे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और चर्चा उन्हीं के नाम की इसलिए हो रही है क्योंकि वो अकेले मुख्यमंत्री थे जिन्हें इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए सशरीर दिल्ली बुलाया गया था। बाकी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें हिस्सा ले रहे थे, जो कि कार्यकारिणी के सदस्य हैं। और न केवल योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया, बल्कि जो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्ताव होता है उसको पेश करने का मौका भी योगी आदित्यनाथ को दिया गया। कुछ टिप्पणीकार ये कह रहे हैं कि ये जो कदम बीजेपी ने उठाया, ये योगी आदित्यनाथ का पार्टी के भीतर जो कद बढ़ रहा है उसका सबूत है। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से बीजेपी संदेश देना चाह रही थी कि योगी आदित्यनाथ अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह के बाद पार्टी में तीसरे सबसे बड़े कद्दावर नेता बनकर के उभरे हैं। जो त्रिमूर्ति की बात होती है उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल करने की कोशिश कुछ टिप्पणीकार अपनी ओर से कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस पूरी कवायद के पीछे कुछ अलग मकसद है। मकसद ये है कि यूपी की जनता को एक संदेश देना कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर कहीं भी कोई विवाद नहीं है। वो निर्विवादित तौर पर यूपी बीजेपी के एकमात्र चेहरा हैं। और ये संदेश देना इसलिए ज़रूरी हो गया है बीजेपी के लिए क्योंकि कुछ महीने पहले तक, जिसके बारे में हम और आप लगातार चर्चा करते आए हैं, बीजेपी में, यूपी में खास तौर से योगी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें मुखर हुई थी। और अगर आपको याद होगा, कुछ ही दिनों पहले गृहमंत्री अमित शाह जब लखनऊ गए थे तो वहाँ पर यूपी में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को फिर से आपको मुख्यमंत्री बनाना होगा। ये यूपी की जनता से उन्होंने अपील की थी। पीएम मोदी भी जब जब यूपी गए हैं, योगी आदित्यनाथ के कामकाज की जमकर तारीफ कर कर आए हैं। तो वो चाहे अमित शाह हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में योगी ही चेहरा है। और जिस कवायद की बात हम कर रहे हैं जो कुछ महीने पहले हुई थी, उसका संदेश ये था, यह मकसद ये था कि अगर बीजेपी योगी आदित्यनाथ को ना भी हटाए तो कम से कम सामूहिक नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने का फैसला करे उत्तर प्रदेश में। ये एक उस तबके की कोशिश थी जो योगी आदित्यनाथ के कामकाज से नाराज है। खासतौर से कोरोना की दूसरी लहर का कहर जिस तरह से यूपी में दिखाई दिया, अस्पतालों में बद इंतजामी दिखी, लोग दम तोड़ते दिखाई दिए, जो शव थे उनका अंतिम संस्कार तक ठीक से नहीं हो पाया, कई जगहों पर गंगा नदी में शव तैरते दिखाई दिए थे। उस सब को लेकर के योगी आदित्यनाथ की काफ़ी बदनामी हुई थी। और वहाँ पर बीजेपी के कई विधायक, कई मंत्री, कई सांसद खुलकर के इसके विरोध में सामने आए थे। उनका यह कहना था कि प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। और इस यही वजह थी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायतों का एक बड़ा अंबार केंद्रीय आला कमान के सामने लग गया था। उसके बाद बीजेपी ने एक बड़ी एक्सरसाइज की, कवायद की, जिसमें कि यहाँ से राधा मोहन सिंह जो कि प्रभारी हैं, इसके अलावा बीएल संतोष जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लखनऊ गए और वहाँ पर उन्होंने विधायकों से, सांसदों से, मंत्रियों से मिलकर उनकी राय जानना चाहिए कि आखिर क्या करना चाहिए बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर कि कुछ ही महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। सब जानते हैं कि लखनऊ से ही दिल्ली का रास्ता आता है और इसलिए बीजेपी यूपी में कोई भी जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ आरएसएस भी अपनी ओर से पूरी तरह से कवायद में लगा रहा। आरएसएस के जो महासचिव हैं दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने वहीं पर लखनऊ में डेरा डाल करके रखा। और हमने देखा किस तरह से वो योगी आदित्यनाथ को खुद लेकर के गए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के घर पर। वहाँ पर बातचीत हुई लंबी और दोनों ही नेताओं के बीच में जो मतभेद थे उनको सुलझाने का प्रयास खुद दत्तात्रेय होसबोले ने किया था। लेकिन अब ये बीजेपी साफ तौर पर संदेश देना चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है और पार्टी जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर लड़ने जा रही है। तो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके हाथों से राजनीतिक प्रस्ताव पेश कराने के पीछे ये संदेश देने की कोशिश की गई है। इसमें यह कहना कि पार्टी में उनका कद बढ़ रहा है, ये इसका एक परिचय है कि मुझे लगता है कि इसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव ठीक है, ये बात ज़रूर है कि अभी तक जो केंद्रीय नेता हैं, जो वरिष्ठ केंद्रीय नेता हैं, वही पेश करते आए हैं। 2 बार राजनाथ सिंह ने पेश किया था 2017-2018 में। इससे पहले चाहे वेंकैया नायडू जब वो केंद्रीय मंत्री थे तब उन्होंने पेश किया, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये तमाम जो कद्दावर नेता बीजेपी के रहे हैं वो राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते आए हैं। किसी मुख्यमंत्री के हाथों राजनीतिक प्रस्ताव पेश करना कार्यकारिणी की बैठक में, ये शायद पहली बार हुआ है।
लेकिन ये कोई इतनी बड़ी घटना नहीं है जिसको लेकर के ये निष्कर्ष निकाला जाए कि योगी आदित्यनाथ जो है वो नरेंद्र मोदी अमित शाह के बाद बीजेपी में तीसरे नंबर के नेता बन गए हैं। ये निष्कर्ष तब निकलेगा, ये कवायद तब पूरी होगी जब योगी आदित्यनाथ अपने दमखम से यूपी का चुनाव जीत लेते हैं। और ये भी जाहिर सी बात है कि तुलना होगी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन से और इस बार के प्रदर्शन से। और हम सब जानते हैं कि जो पिछला विधानसभा का चुनाव था बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा था, तब योगी आदित्यनाथ का नाम दूर दूर तक नहीं था, खुद उन्हें भी पता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। और बीजेपी ने जब 300 से ज़्यादा सीटें जीती थी तब जीतने के करीब हफ्ते भर बाद योगी का नाम घोषित किया गया था। उसके बाद से जो बाई इलेक्शन हुए हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी हार गई थी गोरखपुर में। उसके बाद जो विधानसभाओं के कुछ उपचुनाव हुए थे वहाँ पर बीजेपी हारी। स्थानीय निकाय के जो चुनाव थे वहाँ पर भी बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी ओर से जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। लेकिन 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें जाहिर सी बात है कि सपा बसपा के साथ आने के बावजूद जिस तरह से बीजेपी अपना किला बचाने में कामयाब रही थी काफ़ी हद तक, उसकी जिम्मेदारी या कहें उसका श्रेय कुछ हद तक योगी आदित्यनाथ को भी देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी के भीतर तय होगा केवल और केवल यूपी विधानसभा चुनाव के बाद। अगर वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा सीटों के साथ बीजेपी को जितवाते हैं तो निश्चित तौर पर निर्विवादित तौर पर वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे सबसे कद्दावर नेता अपने आप बन जाएंगे। और अगर पिछली बार की तुलना में बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर रहता है या बीजेपी हार जाती तो जाहिर सी बात है कि फिर योगी आदित्यनाथ का नाम लेवा उस तरह से नहीं लिया जाएगा जिस तरह से कि आज बात हो रही है। और साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण बात जो देखने की है वो ये है कि जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड है उसमें अकेला अगर कोई मुख्यमंत्री आज की तारीख में है तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। काफ़ी लंबे समय से वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं। अभी जेपी नड्डा ने अपनी एक टीम ज़रूर बनाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन नहीं किया है, जहाँ पर कि अब भी जो है वैकेंसीज हैं। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन गए, इस तरह से 4 वैकेंसी वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी इन वैकेंसियों को नहीं भरा गया है। तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर नहीं हैं, वो शायद इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि यूपी चुनाव का नतीजा क्या हो। तो वो एक बड़ा संकेत बीजेपी की ओर से होगा अगर उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड का मेंबर बनाया जाता है। तो फिलहाल तो मुझे लगता है कि कोशिश यही है यूपी की जनता को संदेश देने की कि उनके नाम पर, योगी के नाम पर कहीं भी कोई विवाद नहीं है और वो निर्विवादित तौर पर बीजेपी यूपी के नेता हैं। पार्टी उन्हीं के नाम पर वहाँ का चुनाव लड़ेगी। योगी और मोदी इस नाम से बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और शायद यही वजह है कि योगी को खास तौर से दिल्ली बुलाकर राजनीतिक प्रस्ताव पेश करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।